हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने डील कर चुका था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल का जो क्रिस्टल का स्टेबिलिटी है इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कि जो क्रिस्टल का स्टेबिलिटी है वह हम लोग देख सकते हैं, किससे देख सकते हैं, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट के मान से। कमेंट चर्चा करें। कलेक्ट कलेक्ट क्या, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड वाटर, इथाइल अल्कोहल, डाइथाइल ईथर, मीथेन फ्रॉम ए डाटा बुक। बोल रहा है कि पहले तो इसको जितना भी कंपाउंड्स का नाम दिया, वाटर, इथाइल अल्कोहल, डाइथाइल ईथर या तो मीथेन, सभी का मेल्टिंग पॉइंट को कलेक्ट करें किसी बुक से। एक्सपेरिमेंटली सबका मेल्टिंग पॉइंट लिखा जा चुका है। उसके बाद चर्चा करें। चर्चा क्या करना था कि क्रिस्टल का स्टेबिलिटी जो है सो रिफ्लेक्ट करता है उसके मेल्टिंग पॉइंट से। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। कि आप क्या कह सकते हैं इस मॉलिक्यूल के बीच के आकर्षण बल के बारे में। इंटरमोलिकुलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच का आकर्षण बल के बारे में आप क्या कह सकते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट को देखकर। एग्जाम्पल समझते हैं कि मेरे पास दो बर्तन है, एक मिट्टी का बना हुआ है, एक स्टील का बना हुआ है। दोनों को बारी बारी करके ज़मीन पर गिराएंगे। सबसे पहले कौन टूटेगा? मिट्टी का बर्तन टूटेगा, जबकि स्टील का बर्तन नहीं टूटेगा। तो क्यों? क्योंकि स्टील का बर्तन मजबूत है सर, और मिट्टी का बर्तन कमज़ोर था। तो वो मजबूत क्यों था स्टील का बर्तन? क्योंकि स्टील का बर्तन जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है, एटम से, मॉलिक्यूल आयन से, उसके बीच का आकर्षण बल काफ़ी मजबूत है। तो वो मजबूत था तो उससे और ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा तब टूटेगा, है ना। तो यही था कि आकर्षण बल जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना लेट से टूटेगा। या तो उसको तुम स्टेट में चेंज करो कि सॉलिड है तो उसको टेम्परेचर देके पिघलाओ उसको, जिसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड पिघल के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा उतना लेट से वह मेल्ट होगा, पिघलेगा लिक्विड फॉर्म में। तो यही लिखा हुआ है कि यह सब जो कंपाउंड है, वाटर है, इथाइल अल्कोहल है, डाइथाइल ईथर है, मीथेन है, तो सब का मेल्टिंग पॉइंट को कलेक्ट करें और फिर बताएं कि उसके बीच का आकर्षण बल किस तरह का, किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। तो हम लोगों ने भी देखा कि आकर्षण बल जितना ज़्यादा होता है वह सब्सटेंस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जितना ज़्यादा वह मजबूत होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और भी ज़्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। कि हायर द मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अभी बताए थे कि जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ज़्यादा आकर्षण बल होगा, एंड ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, और उतना ही ज़्यादा वह स्टेबल भी होगा, अस्थिर भी होगा। ये सब्सटेंस विथ हायर मेल्टिंग पॉइंट, कि कोई भी सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो, इज मोर स्टेबल, वह ज़्यादा स्थिर होता है, स्टेबल होता है, देन ए सब्सटेंस विथ लोअर मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी सब्सटेंस का अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो तो उसका जो है सो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, क्योंकि उसके बीच का आकर्षण बल काफ़ी कम होता है। ऑब्जर्व करने पर, किसी बुक के अवलोकन करने पर सभी सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट हमको ज्ञात हुआ, जिसमें से सॉलिड वाटर का देखा गया कि डिटरमाइन किया जा चुका है 273 केल्विन या तो 0 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर इथाइल अल्कोहल का देखोगे तो 158.8 केल्विन, और डाईथाइल ईथर का 156.85 केल्विन, और मीथेन का जो है सो आपका मेल्टिंग पॉइंट है 89.34 केल्विन। यानी कि इसमें से सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? इथाइल अल्कोहल का। अच्छा, सॉलिड वाटर का सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन। तो अभी बताए थे कि हायर द मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ज़्यादा आकर्षण बल होगा। इससे क्या पता चलता है कि सॉलिड वाटर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए उसके बीच का आकर्षण बल ज़्यादा होगा, और मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, इसलिए उसके बीच का आकर्षण बल सबसे कम होगा। वही लिखा हुआ है नीचे कि नाउ ऑन ऑब्जर्विंग द वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, कि मेल्टिंग पॉइंट के वैल्यू को ऑब्जर्व करने पर, अवलोकन करने पर हम लोगों ने पाया। अब इससे क्या कह सकते हैं कि इट कैन बी सेड दैट, कि इससे कहा जा सकता है कि गिवेन सब्सटेंस से, जो पदार्थ दिया हुआ है उसके बीच का आकर्षण बल, द इंटरमोलिकुलर फोर्स इन सॉलिड वाटर, कि सॉलिड वाटर का आकर्षण बल जो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, एंड द मीथेन, और मीथेन का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा सबसे कम होगा, यानी वीकेस्ट होगा। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि डिस्टिंग्विश यानी कि अंतर स्पष्ट करना है। कि हाउ यू डिस्टिंग्विश, कि आप कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे किसके बीच का, बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स। कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स,
कि आपका कुछ पेयर में जोड़ा में कुछ टर्म दिया हुआ है उसके बीच अंतर स्पष्ट करें, जिसमें से पहला में है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसको एचसीपी भी कहते हैं और क्यूबिक क्लोज पैकिंग जिसको सीसीपी भी कहते हैं, दोनों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो अगर नहीं देखे हैं उसको तो जरूर से जाके देख लें। यहाँ पर सिर्फ अंतर स्पष्ट करना है, तो अंतर में हम लोग लिखेंगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को एबी टाइप पैकिंग भी कहते हैं, जबकि सीसीपी को एबीसी टाइप पैकिंग कहते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में दो तरह का जो वॉइड क्रिएट होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जबकि सीसीपी में जो है सो वॉइड तो उसमें भी क्रिएट होता है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, लेकिन सीसीपी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जो है सो बंद किया जाता है, लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है वह ओपन रहता है। और अगर इसका हम लोग डायग्राम देखें जो कि प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, तो वो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से दिखता है। यह है आपका डायग्राम किसका, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कुछ इस तरह से, और यह भी दोनों इंडिकेट कर रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का डायग्राम। और अगर सीसीपी का डायग्राम देखें तो सीसीपी का डायग्राम कुछ इस तरह से दिखता था, कुछ इस तरह से। अब इसमें अलग अलग कलर अलग अलग लेयर को इंडिकेट कर रहा है। बताए थे कि सीसीपी को ए बी सी टाइप भी कहते हैं, तो 3 कलर, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, तीनों करेंज किया गया है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर नहीं देखें कोई इस वीडियो को तो प्रीवियस वीडियो जाके देख ले तो अच्छा से समझ में आएगा कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हेक्सागोनल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कैसे क्रिएट होता था। दूसरा है डिस्टिंग्विश करने में कि क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल, कि क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल के बीच का जो है अंतर स्पष्ट करें। क्रिस्टल लेटिस हम लोग पढ़े थे, क्रिस्टल लेटिस का पढ़े थे कि बहुत सारे लेटिस पॉइंट्स का मतलब क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिससे मिलकर वह क्रिस्टल सॉलिड बना हुआ है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को 3 डायमेंशनली अरेंज करना कहलाता है क्रिस्टल लेटिस, जबकि क्रिस्टल लेटिस का छोटा सा पोर्शन को, एकदम स्मॉल पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लेटिस, जिसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं, और बहुत सारे यूनिट सेल को जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका क्रिस्टल लेटिस। यानी हम लोग कह सकते हैं क्या कि सम ऑफ क्या, तो सम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्रिस्टल लेटिस, क्योंकि एकक यूनिट सेल को जुड़ने से क्रिस्टल लेटिस का निर्माण होता है। उसके बाद है आपका थर्ड नंबर में टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं और लिख भी चुके हैं दोनों को अच्छा से, और डायग्राम भी बना चुके हैं कि जब 4 एटम्स मिल के एक वॉइड क्रिएट करते हैं किसी भी क्रिस्टल में तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाते हैं, जबकि 6 एटम मिलकर अगर एक स्पेस वॉइड क्रिएट होता है किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, इसमें कुछ इस तरह से इसका डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा था और उस समय सीखा भी था। देखोगे अगर ध्यान से इसमें तो 4 एटम्स नजर आ रहे होंगे और बीच में खाली स्थान नजर आ रहा होगा जिसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, क्योंकि 4 एटम्स मिलकर बना हुआ है। अगर इस डायग्राम में देखोगे तो टोटल 6 एटम है और 6 एटम के एकदम बीच में देखोगे तो वैकेंट स्पेस है, जिसको हम लोग वॉइड कहते हैं। तो 6 एटम से मिलकर बना तो ऑक्टाहेड्रल, 4 एटम से मिलकर बना तो टेट्राहेड्रल। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हाउ मेनी लेटिस पॉइंट्स आर, कि क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि कितना लेटिस पॉइंट यानी क्या, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि कितने एटम, मॉलिक्यूल और आयन से मिलकर बना हुआ, कि हाउ मेनी लेटिस पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटिस, कि कुछ लेटिस का नाम दिया हुआ है और बोल रहा है कि प्रत्येक लेटिस में कितने लेटिस पॉइंट्स मौजूद हैं, जिसमें से पहला है आपका फेस सेंटर्ड क्यूब, पहला है आपका फेस सेंटर्ड क्यूब जिसको हम लोग एफसीसी यूनिट सेल भी कहते हैं। अब पूछ रहा है कि एफसीसी यूनिट सेल में कितना लेटिस पॉइंट है, यानी कितना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी कितना एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस उसमें मौजूद रहते हैं। तो इसका डिफिनेशन याद करते हैं, क्या पढ़े थे हम लोग कि एक क्यूबिक लेटिस बनाएंगे। सबसे पहले एक क्यूबिक लेटिस कुछ इस तरह से, और हम लोग जानते हैं कि एफसीसी में क्यूबिक के सभी कॉर्नर में तो रहता ही है, उसके अलावा सभी के फेस के बीच में जो है सो प्रेजेंट रहता है एक एटम्स। तो पूछ रहा है कितना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कितना एटम मौजूद इसमें, तो सब कॉर्नर, तो क्यूब का कितना कॉर्नर है 8, और इसमें फेस कितना है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 फेस में 6 एटम और 8 कॉर्नर में 8 एटम, तो 8 + 6 टोटल कितना हो गया 14। यानी कि एफसीसी में टोटल लेटिस पॉइंट बोलो या तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलो या तो एटम्स बोलो, टोटल कितना मौजूद रहता है, तो 14 लेटिस पॉइंट्स मौजूद रहते हैं एफसीसी में। दूसरा है इसी में फेस सेंटर टेट्रागोनल। अब फेस सेंटर टेट्रागोनल और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों में बेसिक सा अंतर है थोड़ा सा, कि एफसीसी जो हम लोग बोलते थे कि एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाना है और क्यूबिक यूनिट सेल के प्रत्येक फेस में एटम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी एक क्यूब रहेगा, प्रत्येक क्यूब के कॉर्नर में एक एटम और प्रत्येक फेस में एक एटम मौजूद रहेगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर क्या है
कि टेट्रागोनल का यहाँ पर मतलब है कि प्रत्येक कॉर्नर में जो एटम मौजूद रहता है, यहाँ पर प्रत्येक कॉर्नर में जो एटम मौजूद रहता है, यह एटम बाकी सारे 4 एटम से मिलकर एक टेट्राहेड्रल शेप बनाता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल। मान लो कि एक एटम यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ जो है सो टेट्राहेड्रल शेप कुछ इस तरह से बनाता है अपने से, तो इसी को कहते हैं हम लोग टेट्रागोनल। लेकिन अभी भी अब FCC यूनिट सेल ही है, तो FCC यूनिट सेल है, इसका मतलब कितना एटम, तो 8 कॉर्नर में 8 एटम, और प्रत्येक फेस में एक एक एटम, तो टोटल 6, इसलिए टोटल कितना हो जाएगा, तो 14 लैटिस पॉइंट्स अभी भी मौजूद रहेंगे फेस सेंटर टेट्रागोनल में। उसके बाद है थर्ड आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का डिफिनेशन क्या पढ़े थे कि एक क्यूबिक यूनिट सेल होना चाहिए, और क्यूबिक यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में एक एटम मौजूद रहेगा यहाँ पर, तो इसको हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें पूछ रहा है कितना लेटिस पॉइंट है, कितना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद रहते हैं इसका यूनिट सेल में, तो काउंट करते हैं। क्यूब का 8 कॉर्नर में 8 लेटिस पॉइंट यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो एटम्स, और एक बॉडी के सेंटर में, टोटल कितना हो गया 9। तो बॉडी सेंटर में 9 हो जाएगा इसका क्या, टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स। वही इसका सॉल्यूशन में भी लिखा हुआ है कि देयर आर 14 लेटिस पॉइंट्स इन FCC यूनिट सेल, जबकि फेस सेंटर टेट्रागोनल में भी 14, जबकि BCC में आपका हो जाएगा 9 लेटिस पॉइंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है एक्सप्लेन करें। क्या एक्सप्लेन करना है कि द बेसिस, आधार, क्या आधार एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है कि द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ यानी कि कुछ समानताएं, एंड डिफरेंसेस, अंतर, कुछ समानताएं और कुछ अंतर किसके किसके बीच का, तो मेटालिक और आयनिक क्रिस्टल में कुछ समानताओं के बारे में जिक्र करें तो कुछ असमानताओं के बारे में जिक्र करें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेल्टिंग और आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, कि मेटालिक क्रिस्टल वह क्रिस्टल होते हैं जिसमें मेटालिक बॉन्ड रहता है, जबकि आयनिक क्रिस्टल वही क्रिस्टल होते हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड रहता है। मेटालिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जबकि आयनिक क्रिस्टल में आयनिक बॉन्ड किसके बीच बनता है, तो किसके किसके बीच बनता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। यानी समानता क्या है कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहता है तो दोनों के बीच का आकर्षण बल लगेगा, और उस आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि समानता क्या है कि दोनों में, मेटालिक क्रिस्टल है चाहे आयनिक क्रिस्टल, दोनों में जो है अपोजिटली चार्ज है, और अपोजिटली चार्ज के बीच के आकर्षण बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। यह है समानता। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यह है कि मेटालिक सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जबकि आयनिक क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन है वह फ्रीली मूव नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे नहीं करेंगे, करेंगे कि वह मूव नहीं भी करते हैं और करते भी हैं। तो मूव कब करते हैं, तो जब वह सॉलिड फॉर्म में रहे आयनिक क्रिस्टल तो मूव नहीं करेंगे, और क्रिस्टल हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। लेकिन अगर वह एक्वस या तो मोल्टेन स्टेट में रहे तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो डिफरेंस यह हो गया कि मेटालिक सॉलिड जो है सो में जो इलेक्ट्रॉन है वह फ्रीली मूव कर सकते हैं, जबकि आयनिक क्रिस्टल या आयनिक सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन है फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इसी को आंसर में एक्सप्लेन किया गया, क्या लिखा गया समझते हैं। कि पहले 1 में कि सिमिलरिटी क्या है, कि द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, की जो समानताओं है मेटालिक और आयनिक क्रिस्टल में क्या है, कि बिटवीन किसके किसके बीच में मेटालिक और आयनिक क्रिस्टल, इज दैट यह है कि बोथ दिस क्रिस्टल, कि दोनों को दोनों क्रिस्टल टाइप आर हेल्ड टुगेदर, और दोनों आपस में जुड़ा हुआ रहता है किससे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बताए थे कि वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगता है, जब अपोजिटली चार्ज हो। तो मेटालिक में कौन कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव कौन कौन सा, तो इन मेटालिक क्रिस्टल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि मेटालिक क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके बीच में, तो पॉजिटिवली चार्ज मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है, जबकि आयनिक क्रिस्टल में जो है सो लगता है यह आपका अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में, यानी पॉजिटिवली चार्ज मोलिक्यूल और नेगेटिवली चार्ज मोलिक्यूल, इसलिए दोनों का जो है मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या हम लोग को जानना था कि डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्या बताए थे कि मेटालिक सॉलिड में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, जबकि आयनिक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है सॉलिड अवस्था में, लेकिन कर सकता है मोल्टेन और एक्वस। वही लिखा हुआ है कि द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड आयनिक क्रिस्टल इज दैट मेटालिक क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, कि इलेक्ट्रॉन मेटालिक में फ्री मूव कर सकता है, इसलिए वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। हाउएवर फिर भी आयनिक क्रिस्टल में जो है सो आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, इसमें आयंस फ्री नहीं रहते, मूव कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। हाउएवर फिर भी यह इलेक्ट्रिसिटी मूव कर सकते हैं, कब, हाउएवर कब, तो इन मोल्टेन स्टेट या तो एक्वस सॉल्यूशन दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एक्वस और मोल्टेन स्टेट में यह आयंस के रूप में टूट के और इजिली से मूव कर सकते हैं। यह तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, कि जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं सब का सब कठोर होते हैं और तोड़ने पर चूर चूर हो जाते हैं, क्यों, तोड़ने पर चूर चूर हो जाते हैं क्यों, क्योंकि बहुत ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज़ में अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आकर्षण बल हो, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं आयनिक सॉलिड में, तो वह चूँकि बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि
और जो बहुत ही ज़्यादा होने के कारण प्रत्येक एटम्स का पोजीशन ना आगे जा सकता है ना पीछे, यानी उसका पोजीशन फिक्स हो जाएगा। और किसी भी सॉलिड का में जो है आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अगर उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन लग रहा हो और उसका अगर पोजीशन फिक्स्ड हो, तो अगर उसको तोड़ेंगे तो वह चूर चूर हो जाएगा, ना कि एक रेगुलर शेप होगा। और दूसरा, वह बहुत ही कठोर होगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही लिखा हुआ आंसर में कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक सॉलिड, कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल या तो सॉलिड आर आयंस, आयोनिक क्रिस्टल है तो आयंस ही हो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर, ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है। थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, और किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए उस सभी आयंस का पोजीशन फिक्स रहता है, और यही कारण है कि आयोनिक सॉलिड हार्ड भी होता है, कठोर भी होता है और भिंगुर भी होता है, यानी कि तोड़ने पर वह जो है सो चूर चूर हो जाएगा। अब था क्वेश्चन नंबर आपका 9। अब 10 में आते हैं। 10 में क्या कर रहा है, 10 में कह रहा है कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ पैकिंग, जिसको हम लोग पैकिंग इफिशियंसी भी कहते हैं, कि कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ पैकिंग किस में, इन केस ऑफ मेटल क्रिस्टल 4, किसके किसके लिए, तो पहला सिंपल क्यूबिक, इसके लिए भी एक हम लोग खास वीडियो पढ़े थे, है ना, तो वहाँ पर जाके देख सकते हो। तीन सभी का डेरिवेशन बनाया गया है, सिंपल क्यूबिक का भी, या तो आपका बीसीसी का भी, या तो एफसीसी का भी। तो तीनों का पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट का जो हम लोग कैलकुलेट किए थे, यानी सिंपल क्यूबिक का जो है सो कैलकुलेट हो चुका था 52.4%, जबकि सेकेंड का हम लोग यानी कि बीसीसी का कैलकुलेट किए हुए थे 68% पैकिंग फ्रैक्शन। और तीसरा क्या है, तो तीसरा आपका एफसीसी का हम लोग कैलकुलेट किए हुए थे कितना, तो 74%। तो जो नहीं देखें उस वीडियो को, प्रीवियस वीडियो पहले देख लें, फिर इसको देखें कि हाउ टू कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर या तो एफसीसी। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे।